हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं। मैं 28 साल की एक विधवा थी और 7वीं कक्षा के बच्चों को पढ़ाती थी। मेरी कक्षा में एक 14 साल का लड़का था जो मुझे बहुत पसंद था। वह पढ़ाई में बहुत तेज था और दिखने में भी बेहद आकर्षक था। मेरे दिल में उसके लिए खास भावनाएं थीं, लेकिन मैं कभी कुछ कह नहीं पाई। वह अभी बच्चा था और मेरे जज्बातों को समझने की उम्र उसकी नहीं थी। एक रात वह अचानक मेरे घर आया। उसने कहा, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ और आपसे शादी करना चाहता हूँ। उसकी बातें सुनकर मैं स्तब्ध रह गई। रात काफी हो चुकी थी, इसलिए मैंने उसे घर पर ही रुकने को कहा। आधी रात को अचानक उसकी चीखने की आवाज आई। मैं दौड़कर उसके पास गई तो देखा कि वह मुस्कुरा रहा था। वह मेरे बहुत करीब आ गया। उस पल मैं भी भावनाओं में बह गई। यह सोचना भी असंभव था कि 14 साल का बच्चा उस रात मेरे साथ। मेरा नाम रेखा है। मैं केवल 17 साल की थी जब मेरी शादी कर दी गई। मेरे माता पिता ने मेरा रिश्ता एक ऐसे पुरुष से तय किया जो मुझसे उम्र में कहीं बड़ा था। मैं उस शादी के लिए तैयार नहीं थी, न मन से न भावनाओं से। लेकिन मेरे माता पिता ने सोचा कि वह व्यक्ति दहेज नहीं मांग रहा और एक गरीब घर की बेटी के लिए इससे बेहतर क्या हो सकता है। इसी सोच के साथ उन्होंने मेरी जिंदगी का फैसला कर दिया। शादी के बाद का जीवन किसी बुरे सपने से कम नहीं था। वह व्यक्ति मुझसे नफरत करता था या शायद उसे औरतों से ही चिढ़ थी, यह मुझे आज तक समझ नहीं आया। छोटी छोटी बातों पर डांटना, बेवजह शक करना, रोज गालियां देना, यह सब उसकी आदत का हिस्सा था। शुरू में मैं चुपचाप सहती रही, सोचती थी कि शायद समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। लेकिन हर दिन पहले से ज्यादा दर्दनाक होता गया। एक बार मैं गर्भवती हुई। मुझे लगा कि शायद एक बच्चा हमारे रिश्ते में कुछ राहत लाएगा, शायद वह व्यक्ति बदल जाएगा। लेकिन नियति को कुछ और मंजूर था। मेरा बच्चा इस दुनिया में आने से पहले ही चला गया। वह दर्द सिर्फ शारीरिक नहीं, मेरी आत्मा को चीरने वाला था। मैं पूरी तरह टूट चुकी थी, लेकिन उस व्यक्ति के लिए यह भी एक और बहाना बन गया, मुझ पर हाथ उठाने, मुझे अपमानित करने और भी सताने का। 3 साल तक मैं उस नर्क में जीती रही। सुबह से रात तक एक ही डर, वह कब आएगा, कब चिल्लाएगा, कब मारेगा। मेरी जिंदगी जैसे किसी अंधेरे गड्ढे में समा गई थी, जहाँ न रोशनी थी न उम्मीद। मैंने मान लिया था कि यही मेरी किस्मत है। शायद औरतों की जिंदगी यही होती है, त्याग और सहन शक्ति की मिसाल। लेकिन फिर एक दिन सब बदल गया। वह व्यक्ति छत पर कुछ काम कर रहा था। अचानक उसका पैर फिसला और वह नीचे गिर गया। किसी ने उसकी मदद नहीं की, शायद कोई चाहता भी नहीं था। उसी पल उसका अंत हो गया। उस दिन मुझे न दुख हुआ न डर, मुझे सिर्फ एक हल्कापन महसूस हुआ, जैसे किसी ने मेरे सीने से एक भारी बोझ हटा दिया हो। मेरी सांसें फिर से मेरी हो गई थीं। उसके बाद मैंने खुद को फिर से खड़ा किया। मैंने वह पढ़ाई दोबारा शुरू की जो शादी की वजह से छूट गई थी। कई मुश्किलें आईं, लोगों ने ताने मारे, लेकिन मैं अडिग रही। कुछ साल बाद मैं एक स्कूल में टीचर बन गई। बच्चों को पढ़ाना, उन्हें संवारना, यही मेरी नई दुनिया बन गई। हर सुबह जब मैं स्कूल जाती तो मुझे लगता कि मैं जीवित हूँ। पहली बार अपनी मर्जी से जी रही हूँ। मैंने खुद से एक वादा किया था, अब कभी शादी नहीं करूँगी। प्यार, रिश्ते, उम्मीदें, ये सब मेरे लिए बेमानी हो चुके थे। मैंने देखा था कि कैसे एक रिश्ता एक औरत को तोड़ सकता है, उसकी आत्मा तक को घायल कर सकता है। मुझे अब प्यार पर यकीन नहीं था, क्योंकि मैंने कभी किसी से प्यार किया ही नहीं था और न ही किसी ने मुझे प्यार दिया था। अब मेरी जिंदगी बच्चों की मुस्कान और किताबों की महक में बीत रही थी। मैं खुश थी, कम से कम अब मैं अपने लिए जी रही थी, और शायद यही काफी था। इस दुनिया में मेरे लिए अब सिर्फ मेरी माँ बची थीं। वे ही थीं जो हर दुख, हर गलती के बावजूद मेरे साथ खड़ी थीं। लेकिन मेरे मामलों में उन्होंने कभी दखल नहीं दिया। शायद इसलिए क्योंकि उन्हें इस बात का पछतावा था कि मेरी पहली शादी का फैसला उन्होंने बिना सोचे समझे लिया था। उन्हें पता था कि उनके उस एक फैसले ने मेरी जिंदगी के कई साल नर्क बना दिए थे। शायद इसीलिए उन्होंने मेरी आज़ादी का सम्मान करना शुरू कर दिया था। लेकिन फिर एक दिन वे बीमार पड़ गईं। बहुत इलाज करवाया, दवाइयाँ दी, दुआएं मांगी, लेकिन वे धीरे धीरे इस दुनिया से दूर होती चली गईं। उनकी मृत्यु ने मुझे अंदर से पूरी तरह तोड़ दिया। अब मैं वाकई अकेली रह गई थी। रिश्तेदार, पड़ोसी, जान पहचान वाले सब कहने लगे कि अब तो मुझे किसी से शादी कर लेनी चाहिए। एक औरत अकेले कब तक रह सकती है? लेकिन कौन था
जिससे मैं शादी करती। अब मुझ में वह हिम्मत नहीं बची थी कि किसी पर फिर से भरोसा कर सकूं। लोग समझाते थे कि जरूरी नहीं कि दूसरी बार भी वही गलत इंसान तुम्हारी जिंदगी में आए, शायद इस बार कोई अच्छा इंसान मिले। लेकिन मेरा दिल नहीं मानता था। मैंने खुद को बहुत मुश्किल से जोड़ा था। फिर से किसी के साथ जुड़ने का जोखिम मैं नहीं उठा सकती थी। भरोसा करना मेरे लिए जैसे एक भूला हुआ एहसास बन चुका था। मैं जिस स्कूल में पढ़ाती थी वहाँ एक छात्र था, श्याम। वह कोई साधारण छात्र नहीं था। उसमें एक अनोखी मासूमियत और समझदारी थी। मैं उसकी ओर खिंचती चली गई, शायद इसलिए क्योंकि वह मुझसे बहुत आदर से बात करता था। कभी कोई बदतमीजी, कोई शरारत नहीं। हर दूसरे तीसरे दिन मेरे टेबल पर एक छोटी सी चॉकलेट रखी होती थी। मुझे बिना बताए ही पता चल जाता था कि यह उसी का काम है। वह लड़का बहुत संवेदनशील था। उसे दूसरों की भावनाओं की कद्र थी। आज के जमाने में जहाँ हर कोई स्वार्थी हो चुका है, किसी का इस तरह दूसरों के लिए सोचना मुझे बहुत अच्छा लगता था। शायद इसलिए क्योंकि मैंने अपनी जिंदगी में बहुत कमी देखी थी, समझदारी की, सम्मान की और सबसे बड़ी, एहसास की। अगर किसी इंसान में सिर्फ एहसास ही हो तो वह कई जख्मों की दवा बन सकता है, लेकिन अगर वह एहसास ही न हो तो रिश्ते, भरोसे और जिंदगी सब कुछ टूटने लगता है। शाम का समय था और उसकी छोटी छोटी बातें मेरे दिल को छू जाती थीं। मेरी पूरी क्लास में वह मेरा सबसे प्रिय छात्र बन चुका था। मैं समझ नहीं पा रही थी कि मेरे साथ क्या हो रहा है। हर पल मेरे विचारों में बस वही रहता, उसका हर सवाल, हर नजर, हर मुस्कान। यह अजीब था पर सच था। मैं चाहकर भी खुद को रोक न पाई। मैंने देखा कि मैं उसे बाकी छात्रों से ज्यादा समय देने लगी थी। उसकी बातों पर खास ध्यान देना, उसकी तारीफ करना, उसे अलग से समझाना, यह सब अनजाने में होने लगा था। मैं जानती थी कि यह सही नहीं था, फिर भी मेरे कदम न रुके। उसकी मौजूदगी मेरे अकेलेपन में एक नरम रोशनी बन गई थी। लेकिन यह रोशनी मेरी जिंदगी को रोशन करेगी या किसी अंधेरे की ओर ले जाएगी, मैं नहीं जानती थी। स्कूल में बच्चे अब हमारे बारे में फुसफुसाने लगे थे। उनकी नजरें और धीमी बातें कुछ तो इशारा कर रही थीं। न मैंने ध्यान दिया, न उसने, पर कहीं न कहीं मुझे लगने लगा था कि उसे मेरे मन की बात समझ गई थी। फिर भी मेरे मन में एक डर था, एक संकोच, एक दीवार जो मैंने खुद खड़ी कर ली थी। मैं नहीं जानती थी कि वह मेरे बारे में क्या सोचता है, क्या सिर्फ एक शिक्षक की इज्जत या कुछ और। मेरा मन द्वंद में था। एक तरफ शिक्षक का कर्तव्य, दूसरी तरफ वह कोमल भावनाएं जो मैंने पहले कभी नहीं जानी थी। सबसे बड़ा सवाल था उसकी उम्र। वह मेरा छात्र था और मैं उसकी शिक्षिका। समाज इस रिश्ते को कभी स्वीकार नहीं करेगा। मैं खुद से नजरें नहीं मिला पा रही थी। क्यों थी ये बेचैनी? क्यों हर पल वही मेरे मन में? शायद इसलिए क्योंकि उसने मेरे सूखे दिल को नमी दी थी। जब जिंदगी में रिश्ते बोझ बन गए, जब प्यार का मतलब खो गया, तब उसकी छोटी छोटी बातें, उसका ध्यान मेरे लिए सुकून बन गया। वैलेंटाइन डे नजदीक था। स्कूल में हर तरफ चर्चा थी। कौन किसे प्रपोज करेगा, कौन किसके साथ जाएगा। यह कोई छोटा स्कूल नहीं था। यहाँ 10वीं से 12वीं के छात्र थे और इस उम्र में दिल का खिंचाव स्वाभाविक था। मैं खुद को कोसने लगी कि मैं क्या सोच रही हूँ। फिर भी मन चुपके से सपने बुनने लगा। क्या वह मुझसे कहेगा, मैम क्या आप मेरे साथ चलेंगी? क्या हम कहीं साथ समय बिता सकते हैं? यह एक नन्हा सा सपना था जो मैंने कभी किसी से साझा नहीं किया। इसके लिए न कोई वजह थी, न कोई आधार। समाज की नज़र में यह गलत था, अनुचित था, लेकिन दिल की नज़र में शायद पहली बार मेरा दिल कुछ कहना चाहता था, खुलना चाहता था। फिर भी मैं उसे बार बार चुप करा देती थी। जब भी शाम मेरी क्लास में आता, मैं उसे देखकर मुस्कुरा उठती, लेकिन तुरंत खुद को संभाल लेती। मैं कोशिश करती कि बाकी बच्चों के सामने कोई भेदभाव न दिखे, पर अपने दिल पर काबू पाना अब मुश्किल हो रहा था। जब वह कुछ पूछता, मैं उसे और गहराई से समझाती। जब वह कुछ अच्छा करता, मेरी आंखों में एक अलगसी चमक आ जाती। स्कूल में वैलेंटाइन डे की तैयारियां जोरों पर थीं। बच्चे कार्ड बना रहे थे, गिफ्ट ला रहे थे, कोई गुलाब ले आया था। सब कुछ उस दिन के लिए खास लग रहा था। मैं भी उस दिन का इंतजार कर रही थी, पर समझ नहीं पा रही थी कि आखिर मैं किस चीज का इंतजार कर रही हूँ। शायद दिल में कहीं एक चुपके से उम्मीद जाग गई थी कि शायद आज वह कुछ कहेगा। लेकिन फिर मैं खुद को समझाती, रेखा यह सब तुम्हारे लिए नहीं है। तुम उसकी टीचर हो, उम्र में बड़ी हो, जिम्मेदार हो। यह सब बच्चों की दुनिया की बातें हैं।
तुम्हें अपने दिल की बात कहने का हक नहीं। शाम के बारे में सोचते सोचते अब मेरी रातें भी उसकी यादों में बीतने लगीं। अकेले में उसका चेहरा मेरी आंखों के सामने घूमता, उसकी सादगी, उसका सम्मान, उसका ख्याल, यह सब मेरी खाली सी दुनिया में एक छोटा सा रंग भरने लगा था। लेकिन डर भी लगता था, डर कि कहीं मैं कुछ ऐसा न कर बैठूं जो मेरे पेशे के खिलाफ हो, जो मुझे खुद से शर्मसार कर दे। इसलिए मैंने अपने दिल के सारे जज्बात चुपके से दबा दिए। पर क्या दिल इतनी आसानी से मानता है? मेरी एक करीबी दोस्त थी जो उसी स्कूल में पढ़ाती थी। वह मेरी जिंदगी की उन चंद सच्ची हमदर्दों में से एक थी। एक दिन लंच ब्रेक में जब हम स्टाफ रूम में बैठे थे, उसने उत्साह से कहा, रेखा, मैंने तुम्हारे लिए एक रिश्ता देखा है। मेरी भाभी का भाई है। उसने तुम्हें देखकर दिल दे बैठा है। मैं चौंक पड़ी। मुझे देखकर? मैंने पूछा। मैंने तो उसे कभी देखा भी नहीं। उसने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने उसे तुम्हारी एक फोटो दिखाई थी। बस वहीं से बात शुरू हुई। वह कह रहा था कि उसे ऐसी ही लड़की चाहिए जो सादी हो, जिसके पीछे कोई जटिलता न हो, जो उसकी अपनी हो। उसकी बातें सुनकर मैं उलझन में पड़ गई। कुछ समय पहले जब मैं बहुत अकेला महसूस कर रही थी, मैंने ही उससे कहा था कि अगर कोई अच्छा रिश्ता हो तो बताना। उस वक्त अकेलापन मुझे तोड़ रहा था। हर तरफ एक खालीपन सा छा गया था। तब लगा था कि शायद अब किसी का साथ चाहिए जो इस तन्हाई को बांट सके। लेकिन अब जब उसने सचमुच एक रिश्ता बताया और किसी ने मुझे पसंद भी कर लिया, मेरे भीतर एक अजीब सी उथल पुथल मचने लगी। किसी और से शादी कैसे कर लूं? कैसे खुद को किसी और के हवाले कर दूं, जब मेरा दिल तो कहीं और बंध चुका है? मैं चाहकर भी उस रिश्ते के लिए हाँ नहीं कह पाई। मेरी दोस्त बार बार मुझसे पूछती रही, आखिर वजह क्या है? तुम खुद कहती थी कि रिश्ता देखो। अब जब अच्छा रिश्ता आया है तो मना क्यों कर रही हो? न तुम्हारे आगे कोई है न पीछे, अकेली हो। कौन रोक रहा है? बस तुम्हारी मर्जी ही तो सब कुछ है। लेकिन मेरे पास कोई साफ जवाब नहीं था। उसे कैसे बताती कि मेरा मन अब किसी और की ओर झुक चुका है? वो कोई खास, जिसका नाम मैं जुबान पर नहीं ला सकती थी। मेरा छात्र, मुझसे उम्र में छोटा, जिसने मेरे सूने मन में फिर से हलचल पैदा कर दी थी। आखिरकार मैंने उस रिश्ते को साफ मना कर दिया। मेरी दोस्त को ये बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। शायद उसने सोच लिया था कि मैं उसकी बात मान लूंगी, उसका भाई खुश होगा, उसकी भाभी भी, और उसके घर में सबको उसका एहसान मानने का मौका मिलेगा। लेकिन मेरी नाक ने सब बदल दिया। उसने धीरे धीरे मुझसे बात करना बंद कर दिया। अब वो पहले जैसी नहीं रही। शायद मेरी वजह से उसके घर में कुछ बिगड़ गया था, या उसे लगा कि मैंने उसकी भावनाओं को ठुकराया। हमारी दोस्ती में एक दरार सी पड़ गई। मैं उस दरार को भरना चाहती थी, लेकिन फिर सोचा, अगर कोई रिश्ता सिर्फ एक उम्मीद के सहारे था तो शायद वो दोस्ती उतनी गहरी नहीं थी जितना मैं समझती थी। उस दिन के बाद मैं देर तक सोचती रही, क्या मैं गलत कर रही हूँ? क्या मैं अपनी जिंदगी को ऐसे मोड़ पर ले जा रही हूँ जहाँ सिर्फ पछतावा है? आखिर मैं ये सब किसके लिए कर रही हूँ? जिसके लिए कर रही हूँ वो मेरा हो ही नहीं सकता। न उम्र मेल खाती है, न रिश्ता सही है, न समाज इसे स्वीकारेगा, न मैं खुद को इसके लिए मना पाऊंगी। उस रात मैं बिस्तर पर लेटी थी। कमरे में अंधेरा था। खिड़की से हल्की हवा आ रही थी जो मेरे बालों को सहला रही थी, लेकिन भीतर एक भारीपन था। मेरे दिल और दिमाग के बीच जंग सी छिड़ी थी। एक तरफ वो रिश्ता था जो सामाजिक रूप से सही था, स्थिर, सम्मानजनक, व्यवस्थित। दूसरी तरफ वो चाहत थी जो दिल के किसी कोने में चुपके से बस चुकी थी। एक ऐसा इंसान जिसे मैं कभी पा नहीं सकती। मैं बार बार खुद से पूछती रही, क्यों मैं खुद को रोक नहीं पा रही? क्यों मैं उस ओर खींची जा रही हूँ जहाँ मेरे लिए कोई मंजिल नहीं? शायद इसलिए क्योंकि दिल का कोई धर्म नहीं, कोई सीमा नहीं, कोई उम्र नहीं। लेकिन हकीकत यही थी कि मैंने अपनी दोस्त को खो दिया था, एक अच्छा रिश्ता ठुकरा दिया था, और जिस इंसान की वजह से मैंने ये सब किया वो शायद कभी नहीं जान पाएगा कि मैं उसके लिए क्या महसूस करती हूँ। उस रात यूं ही करवटों में कटती रही। मैं अपने कमरे में अकेली बैठी थी। शुरू में ये अकेलापन अच्छा लगता था। कोई नहीं, कोई बातें नहीं, कोई तंग नहीं करता। लेकिन अब ये अकेलापन भारी लगने लगा था। मैं अपनी रसोई में चुपचाप खाना बना रही थी, अकेले, अपने लिए। पहले यह अकेलापन मुझे सुकून देता था, लेकिन अब यह तन्हाई खलने लगी थी। यह सन्नाटा अब सजा जैसा लगता था। कोई नहीं था जिससे मैं अपने दिल की बातें बांट सकूं।
अपनी रोजमर्रा की भावनाएं साझा कर सकूं। बाहर बारिश हो रही थी। बारिश में अगर कोई हमसफर साथ हो तो कितना अच्छा लगता है, लेकिन मेरे पास ऐसा कोई नहीं था। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने सोचा, इस वक्त कौन हो सकता है। दरवाजा खोला तो मैं हैरान रह गई। सामने शाम खड़ा था। ऐसा लगा जैसे वह मेरे ख्वाबों से निकलकर हकीकत में मेरे सामने आ गया हो। मैंने खुद को संभालते हुए पूछा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं उसकी टीचर थी, इसलिए मुझे उसी हिसाब से बात करनी थी। मुझे लगा शायद वह कोई सवाल पूछने आया होगा, कोई सबक छूट गया होगा या स्कूल से जुड़ी कोई बात होगी। उसने पूछा, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? मैंने कहा, हाँ, आ जाओ। वैसे भी बाहर बारिश हो रही है। वह अंदर आ गया। मैंने पूछा, चाय वगैरह लोगे? उसने कहा, नहीं, कुछ नहीं चाहिए। फिर मैंने कहा, तो बताओ, क्या बात है? उसने जो कहा उसे सुनकर मैं चौंक गई। उसने कहा, मैं आपसे अपने दिल की बात कहने आया हूँ। मुझे आप बहुत अच्छी लगती हैं। यह सुनकर मैं हक्की बक्की रह गई। मैंने कहा, यह कैसी बातें कर रहे हो? लेकिन मैंने उसे यह नहीं जताया कि मैं भी उसे पसंद करती हूँ। जब मैंने उल्टा रिएक्शन दिया तो उसने कहा, आप क्यों खुद से झूठ बोल रही हैं? मुझे पता है कि आप भी मुझे पसंद करती हैं। मैंने आपकी आंखों में सब देखा है। मैंने कहा, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन वह जैसे मेरे पीछे पड़ गया। उसने मुझसे यह मनवा ही लिया कि हाँ, मैं भी उसे पसंद करती हूँ। फिर मैंने कहा, यह सब गलत है। मैं तुम्हारी टीचर हूँ। उसने कहा, तो क्या हुआ? क्या टीचर और स्टूडेंट की शादी नहीं होती? मैंने कहा, मैं तुमसे उम्र में बड़ी हूँ। उसने जवाब दिया, तो क्या हुआ? प्यार उम्र नहीं देखता। मैंने कहा, देखो, यह जो कुछ भी हो रहा है यह बिल्कुल गलत है। तुम यहाँ से चले जाओ और हम दोबारा इस बारे में कोई बात नहीं करेंगे। लेकिन उसने कहा, नहीं, मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ और मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा। बाहर बारिश तेज हो रही थी। मैंने कहा, अब तुम यहाँ से चले जाओ। उसने कहा, बारिश में कैसे जाऊँगा? उसके बोलने का अंदाज ऐसा था कि मेरे दिल में हलचल मच गई। मैं जानती थी कि मैं भी उससे मोहब्बत करती हूँ, इसलिए मुझे उसकी फिक्र थी। एक टीचर होने के बावजूद उस पल मैं सिर्फ एक औरत थी जो उस लड़के की परवाह कर रही थी। मैंने थोड़ी देर सोचा, फिर कहा, ठीक है, आज रात यहीं रुक जाओ, सुबह होते ही चले जाना। मैंने उसे दूसरे कमरे का रास्ता दिखाया। वह मुस्कुराया और बोला, ठीक है, लेकिन जो बात मैंने आपसे की है उसके बारे में जरूर सोचिएगा और जवाब दीजिएगा। अब मैं उसे क्या कहती? मैं कोई सीधा जवाब नहीं दे सकती थी। मैं यह थोड़े ही कह सकती थी कि ठीक है, मैं तुमसे शादी करूंगी। हमारी उम्र में बहुत फर्क था, इतना कि समाज उसे कभी स्वीकार नहीं करेगा, और मैं ऐसा कोई काम नहीं करना चाहती थी जिसके बाद समाज मुझे कभी माफ न करे। मैंने सुबह मन में ठान लिया था कि किसी तरह उसे समझा दूंगी और फिर अपनी दोस्त से कहूंगी कि उसी लड़के से मेरी शादी करा दे जिसे मैंने पहले मना कर दिया था। लेकिन उस शाम सब कुछ बदल गया। वह उस कमरे में चला गया। मैंने उससे खाने के लिए पूछा, पर उसने कहा, नहीं, मैं खाना खाकर आया हूँ। मैं अपने कमरे में लौट आई और बैठ गई। नींद मुझसे कोसों दूर थी। मन बार बार बेचैन हो रहा था। सोचती रही, ये क्या हो रहा है? कभी मन कहता, कहीं भगवान मुझे प्रेम तो नहीं देना चाहते और मैं उसे ठुकरा रही हूँ। फिर सोचती, नहीं, ये प्रेम नहीं है, ऐसा थोड़े ही होता है। इन्हीं उलझनों में डूबी थी कि अचानक उस कमरे से, जहाँ श्याम था, जोर जोर से चीखने की आवाजें आईं। मैं घबरा गई। मन में ख्याल आया, कहीं उसे कोई तकलीफ तो नहीं, कहीं करंट तो नहीं लगा या कोई अनहोनी तो नहीं हो गई। मैं तुरंत भागकर उस कमरे में पहुंची। अंदर गई तो देखा श्याम सामने खड़ा जोर जोर से हंस रहा था। गुस्से में मैंने कहा, ये क्या हरकत है? वह बोला, मैं तो मजाक कर रहा था। मैं अंदर से आग बबूला थी। उस पल मुझे साफ समझ आया कि ये लड़का अभी भी बच्चा है। उसे शायद ऐसे मजाक करने में मजा आता है, लेकिन मुझे उसका ये मजाक बिल्कुल पसंद नहीं आया। मैंने मन ही मन फैसला कर लिया कि कल उसे सच्चाई समझाकर विदा कर दूंगी। उसकी हरकत से मुझे बहुत गुस्सा आया। मन किया कि अभी कमरे से निकल जाऊं और उससे एक शब्द भी न कहूं। लेकिन जैसे ही मैं मुड़ी, उसने दरवाजा बंद कर दिया। मैं चौंक गई। वह मेरे सामने खड़ा हो गया और गंभीर लहजे में बोला, आपको जाने नहीं दूंगा। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। फिर वह मेरी तारीफ करने लगा। बोला, आप बहुत खूबसूरत हैं। मुझे समझ नहीं आता कि वह कौन बदनसीब था जिसने आपकी कदर नहीं की। मैंने गुस्से से कहा, तुम्हें क्या पता मेरी जिंदगी के बारे में? वह बोला, मुझे सब पता है।
आपकी पिछली जिंदगी की सारी बातें। आपने क्या झेला है, कैसे अकेलेपन में दिन गुजारे हैं। मैं बस इतना चाहता हूँ कि आप खुश रहें। वह आगे कहता रहा, मैंने आपकी आंखों में दर्द देखा है। आप चाहे जितना मुस्कुराए, वह मुस्कान दिल से नहीं होती। मैं चाहता हूँ कि आप फिर से खुलकर हंसें, जिए। उसकी बातें सुनते सुनते पता नहीं कब मैंने गुस्सा छोड़ दिया और उसकी बातों पर ध्यान देने लगी। शायद मुझे भी किसी के इतने अपनापन भरे शब्दों की जरूरत थी। वह मुझे बातों में उलझाकर उसी कमरे में रोकने में कामयाब हो गया। रात बीत गई और सुबह हुई तो जैसे मेरी दुनिया ही बदल चुकी थी। मुझे गहरा सदमा लगा। मैं एक जगह बैठ गई, सिर थाम लिया, जैसे मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई हो। मैंने खुद से कहा, ये क्या हो गया, ये सब कैसे हो गया। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरी जिंदगी में ऐसी घटना हो सकती है जिसे मैंने नासमझ, मासूम और कम उम्र का समझा था। वह तो बड़ा चालाक निकला। मुझे एक पल के लिए भी नहीं लगा कि वह बच्चा है, बल्कि उसने जो कुछ किया वह बहुत सोच समझ कर किया। मैंने खुद को कोसा। उस पर गुस्सा करने के बजाय मुझे खुद से नफरत हो रही थी। मुझे ही उसे रोकना चाहिए था। मुझे समझदारी से काम लेना चाहिए था, लेकिन मैं उसकी बातों में उलझती चली गई। मैंने उससे कहा, देखो, बहुत बड़ी गलती हो गई। अब तुम मुझे हमेशा के लिए भूल जाओ। जो हुआ उसे भूल जाओ और इसका कभी जिक्र मत करना। उसने बड़ी सहजता से जवाब दिया, हाँ, गलती तो हो गई, ठीक है, अब इसका जिक्र दोबारा नहीं होगा। मैं अब जाता हूँ। जब वह घर से चला गया तो मेरे अंदर गहरा अपराध बोध जागा। मुझे लगा जैसे मैंने कोई पाप कर दिया। मुझे लगा कि मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। उसी वक्त मैंने अपनी दोस्त को फोन किया और कहा, तुम्हारी वो भाभी थी न, उसका जो भाई है, मैं अब उससे शादी करने को तैयार हूँ। पहले तो उसने मुझे खूब सुनाया। बोली, जब वह लड़का पहले से तैयार था तब तुमने मना क्यों किया। अब अचानक हाँ कैसे कर रही हो। मैं चुप रही, क्योंकि अपनी गलती उसे नहीं बता सकती थी। थोड़ी देर बाद वह बोली, तुम्हारी किस्मत अच्छी है, उस लड़के ने तुम्हारी तस्वीर देखकर पहली बार में ही हाँ कह दी थी। मैंने उससे दोबारा बात की और वह अब भी शादी को तैयार है। उस लड़के का नाम आयुष था। मैं उसी शाम अपनी दोस्त के साथ उसके घर चली गई। वहाँ सभी ने मेरा बहुत गर्मजोशी से स्वागत किया। मुझे बिल्कुल अजनबीपन नहीं लगा। ऐसा लगा जैसे वे मुझे पहले से जानते और स्वीकार करते हों। हम सब बैठकर बातें करने लगे। आयुष बहुत शांत स्वभाव का था। उसकी आंखों में अपनापन और भरोसा झलकता था। उसने एक बार भी कोई उलझाने वाली या असहज बात नहीं की। मुझे पहली बार किसी पुरुष के साथ इतनी सहजता महसूस हुई। वहीं बैठे बैठे हमारी सगाई तय हो गई। अंगूठियां बदली गईं, मिठाइयां बांटी गईं। सब कुछ इतनी जल्दी हुआ, लेकिन मेरे मन को सुकून मिल रहा था। मैंने ठान लिया था कि अब मैं कोई गलती नहीं करूंगी। अतीत को भुलाकर एक नई शुरुआत करूंगी, ऐसे इंसान के साथ जो मेरा सम्मान करता हो, मुझे समझता हो और जिसे समाज भी स्वीकार करे। यह कदम मेरे लिए सिर्फ शादी नहीं, बल्कि खुद को माफ करने और इज्जत से जीने का रास्ता था। मैंने आयुष के साथ शादी का पूरा फैसला ले लिया। अब हम दोनों अक्सर साथ समय बिताते, घूमते, बातें करते और यह समझने की कोशिश करते कि एक साथ जीवन कैसा होगा। आयुष मेरा बहुत ख्याल रखता था। उसके स्वभाव में एक गहराई थी जो मुझे आकर्षित करती थी। उसका हर शब्द, हर व्यवहार मेरे मन को सुकून देता था। एक दिन हम एक बगीचे में बैठे थे। उसने हल्के अंदाज में पूछा, एक बात बताओ, तुमने पहले मेरे शादी के प्रस्ताव को क्यों ठुकराया था। मैंने कुछ पल सोचा, गहरी सांस ली और उसे अपने पिछले जीवन की सारी सच्चाई बता दी। मैंने बताया कि मैं भावनात्मक उलझन में थी, फैसला नहीं ले पा रही थी और मेरे पुराने घाव अभी पूरी तरह भरे नहीं थे। वह कुछ देर चुप रहा, फिर मुस्कुराते हुए बोला, बस इतनी सी बात। अगर तुमने पहले बता दिया होता तो मैं समझ जाता। मुझे तो डर था कि शायद तुम मुझे पसंद नहीं करती। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, अब अगर शादी जल्दी हो सकती है तो क्यों न कर ली जाए। उसने जवाब दिया, भलाई में देर कैसी, बिल्कुल, जितनी जल्दी हो सके हम शादी करेंगे। हमने 2 हफ्ते बाद शादी करने का फैसला कर लिया। हमारे परिवारों को बता दिया गया और तैयारियां शुरू हो गईं। पहली बार मुझे ऐसा लगा जैसे जिंदगी फिर से एक खूबसूरत राह पर चल पड़ी हो। मन में एक सुकून भरी उम्मीद जगी थी, लेकिन शायद खुशी मेरे लिए स्थायी नहीं थी। शादी में सिर्फ 3 दिन बाकी थे। उस शाम मेरे फोन पर एक वीडियो आया। जैसे ही मैंने उसे देखा, मेरे हाथ कांपने लगे।
आंखें फैल गईं। उस वीडियो में वही रात थी, वही रात जब मैं एक कम उम्र के लड़के के साथ अकेली थी, जब मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई थी। वीडियो के साथ एक संदेश था, मुझे 1 लाख रुपए चाहिए, वरना ये वीडियो तुम्हारे होने वाले पति को भेज दूंगा, और अगर ऐसा नहीं किया तो इसे सार्वजनिक करके भी पैसा कमा सकता हूँ। मेरे होश उड़ गए। जिस लड़के को मैंने सीधा साधा और मासूम समझा था, वह इतनी बड़ी साजिश रच सकता है। इसका मतलब था कि उस रात की पूरी योजना उसने पहले से बना रखी थी। उसने न सिर्फ मुझे भावनात्मक रूप से फंसाया, बल्कि चुपके से वीडियो भी बना लिया। उस पल मुझे लगा जैसे मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई हो। कांपते हाथों से मैंने उसे मैसेज किया, प्लीज ऐसा मत करो, मेरे पास पैसे नहीं हैं। उसका जवाब आया, ठीक है, फिर मैं ये वीडियो तुम्हारे मंगेतर को भेज देता हूँ, और जब ये सबके सामने आएगा तब देखना कितना पैसा बरसेगा। उस रात मुझे नींद नहीं आई। मैं पूरी रात जागती रही, दीवारों को घूरती रही, भविष्य की चिंता में डूबी रही। शादी बस 3 दिन दूर थी। अगर ये वीडियो आयुष तक पहुंच गया तो क्या वो मुझ पर भरोसा करेगा? क्या वो मेरी मजबूरी समझेगा? मैं उसे धोखा नहीं देना चाहती थी, लेकिन मेरे पास मांगी गई रकम नहीं थी। मैं सोचने लगी, क्या मुझे खुद आयुष को सब कुछ बता देना चाहिए? लेकिन अगर मैंने बताया और उसने मुझे ठुकरा दिया तो मेरी सारी उम्मीदें, मेरा दोबारा शुरू हुआ जीवन, सब खत्म हो सकता था। मेरे मन में तीव्र जंग छिड़ी थी, सच बोलने और सब कुछ खो देने की, या चुप रहकर इस अपमानजनक दबाव में जीने की। मैंने सोचा, किस पर भरोसा करूं, किससे अपनी पीड़ा कहूं? कोई ऐसा नहीं था जिसके सामने मैं अपना डर रख सकूं। मैंने फिर फोन उठाया, वीडियो दोबारा देखा और आंसू बहने लगे। उस पल मुझे अपनी सबसे बड़ी गलती का गहरा अफसोस हुआ। एक फैसला, एक बेकाबू क्षण, और अब उसका नतीजा मेरे पूरे जीवन पर साए की तरह मंडरा रहा था। उस रात जब मैंने वीडियो देखा और ब्लैकमेल का मैसेज पढ़ा, मेरे मन में इतने विचार उमड़ रहे थे कि मैं खुद को संभाल नहीं पा रही थी। एक पल के लिए मुझे लगा जैसे मेरी दुनिया खत्म हो चुकी है। मन में विचार आने लगे कि क्यों ना सब कुछ समाप्त कर दूं, क्यों ना इस जीवन को ही अलविदा कह दूं। मेरे पास इतने पैसे नहीं थे कि मैं किसी को दे सकूं। अगर यह बात बाहर आ जाती तो मेरी बदनामी निश्चित थी। अब तक मेरी जिंदगी में चाहे जो हुआ हो, लोगों ने हमेशा मेरी इज्जत की थी, मेरा सम्मान किया था। सब यही मानते थे कि मैं एक अच्छी और सच्ची इंसान हूँ। लेकिन उसी रात मैंने खुद से एक सवाल किया, क्या मेरी एक गलती मेरी पूरी जिंदगी को परिभाषित करेगी? नहीं, मैं अब डरकर नहीं जीना चाहती थी। मैंने फैसला किया कि अब समय है सामना करने का, छुपने का नहीं। मैंने हिम्मत जुटाई और सुबह होते ही पुलिस स्टेशन पहुंच गई। वहां एक महिला पुलिस अधिकारी से मैंने पूरी बात विस्तार से बताई। वे बहुत समझदार और संवेदनशील थीं। उन्होंने मेरी बात ध्यान से सुनी और कहा, चिंता मत करो, अब यह लड़का नहीं बचेगा। हम साइबर क्राइम का केस दर्ज करेंगे और उसे सबक सिखाएंगे। चूंकि वह लड़का नाबालिग था, इसलिए मामला थोड़ा संवेदनशील था। फिर भी पुलिस ने रातों रात एक टीम बनाई और उसे उसके घर से गिरफ्तार कर लिया। उसका मोबाइल और लैपटॉप जब्त कर लिया गया। जब पुलिस ने उसकी डिवाइस की जांच की तो वही वीडियो उसमें मिला। मेरे सामने ही पुलिस ने उस वीडियो को पूरी तरह डिलीट कर दिया और कहा, अब तुम निश्चिंत होकर अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करो। ऐसे लोगों से डरने की जरूरत नहीं, कानून तुम्हारे साथ है। उस महिला पुलिस अधिकारी ने मुझे हर संभव मदद का भरोसा दिलाया और कहा कि जब तक मैं चाहूँ यह मामला गोपनीय रहेगा। मेरे पति आयुष को इसकी भनक तक नहीं लगेगी। उस पल मुझे एहसास हुआ कि अगर इंसान हिम्मत करे तो हर बुराई का सामना कर सकता है। डरकर भागने से सिर्फ अपराधी और ताकतवर हो जाते हैं। मुझे राहत की सांस मिली। पहली बार लगा कि अब मैं सचमुच आजाद हूँ। फिर वह दिन आया, मेरे विवाह का दिन। आयुष ने मेरे माथे पर सिंदूर लगाया और मेरे जीवन को नई दिशा दी। वह मुझसे बहुत प्यार करता है, मेरा सम्मान करता है और हर दिन मेरी मुस्कान का कारण बनता है। मैं अब उसके साथ एक सुखी जीवन जी रही हूँ, जहाँ कोई डर नहीं, कोई छुपाव नहीं, बस एक सच्चा साथ है। लेकिन यह कहानी सिर्फ मेरी नहीं है। हर साल हजारों लड़कियां ऐसी ब्लैकमेलिंग का शिकार होती हैं। कुछ चुप रहकर सह लेती हैं, कुछ डर कर पैसे दे देती हैं और कुछ तो इस दुनिया को ही छोड़ देती हैं। इसलिए मैं हर लड़की से कहना चाहती हूँ, आवाज उठाओ। अगर कोई तुम्हें डराने की कोशिश करे
तो डरो मत, पुलिस के पास जाओ, मदद मांगो। हर शहर में साइबर क्राइम सेल है जो तुम्हारी पहचान गुप्त रखकर कार्रवाई करती है। माँ बाप, भाइयों और समाज से भी मेरी यही गुजारिश है, अगर कोई लड़की आपके पास मदद मांगने आए तो उसका मजाक न उड़ाए, उसका साथ दें। ऐसे लड़कों को तभी रोका जा सकता है जब हम सब मिलकर उनके खिलाफ खड़े हों। अंत में मेरा यही संदेश है, हिम्मत वह हथियार है जो अंधेरे को रोशनी में बदल सकता है। जब तक तुम अपनी आवाज नहीं उठाते, कोई तुम्हें नहीं सुनता। डर को हावी न होने दो, क्योंकि सच में ताकत होती है। जब तुम सच के साथ होते हो तो पूरा ब्रह्मांड भी तुम्हें सुरक्षित रखने में जुट जाता है। यह कहानी यहीं खत्म होती है, लेकिन यह संदेश हमेशा जिंदा रहना चाहिए। दोस्तों, उम्मीद है आपको मेरी कहानी पसंद आई। अगर कहानी अच्छी लगी तो इसे शेयर कर